पिछला एपिसोड काफी शानदार था भी और नहीं भी था, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है, वो तो आपको पता होगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कुल मिला के जॉन के पिल रिफाइनमेंट को, जहाँ जियोयान पिल रिफाइन करता है और वो पिल होती है ग्रेजुएशन पिल, यानी कायाकल्प, यानी कि सुंदरता बढ़ा देने वाली, यौवन बढ़ा देने वाली, गोरा कर देने वाली, कुल मिला के मेकअप वाली। क्योंकि भाई लड़कियों के लिए उसका अट्रैक्शन था ना, तो ऐसी कुछ पिल होगी। और इसके बाद जॉन काफी बार ट्राई करता है मैरो पिल रिफाइन करने के, लेकिन घंटा एक्स नहीं कर पाता भाई, पूरे इंग्रेडिएंट बर्बाद कर देता है। देन हमने देखा था जब जियोयान वो पिल बाकी सभी लोग को बताता है, तो सभी लोगों को क्या फील होता है राइटर ये हमें नहीं बताता है। देन जेनी कहती है कि आज ऑक्शन हाउस में काफी कुछ होने वाला है, तो ऑक्शन हाउस में जरूर आना है। इसके बाद सभी ऑक्शन हाउस में पहुंचते हैं, काफी सारे सामान दे धड़ाधड़ बिक जाते हैं। लेकिन इन लोगों को सब्र करना पड़ता है कि भाई जेनी ने बोला है तो रुक लेते हैं, देखते हैं लास्ट में क्या आता है। जिसके बाद मैं एपिसोड यहीं पेंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। कान में ईयरफोन घुसेड़ लो, लाइक से सब्सक्राइब मार दो और देखते हैं क्या होने वाला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसे ही जोयान जेनी के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी स्टेज पे एक पिंक ड्रेस में मिस्टीरियस ब्यूटीफुल फिगर अपेयर होती है, जो कि ऑब्वियसली अपनी जेनी ही होने वाली थी। क्या ही घंटा सस्पेंस बनाना। लेकिन जेनी इतनी सुंदर लग रही होती है कि हर कोई केवल जेनी को ही देख रहा होता है, क्योंकि यहाँ सभी को पता था कि ये मर्चेंट अलायंस की नंबर 1 ब्यूटी क्वीन मिस जेनी है। हालांकि जेनी जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, वो लोगों के लिए हमेशा ही टेंशन फ्री रहती थी, मतलब किसी पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देती थी। साथ ही दासांग ऑक्शन हाउस के मैनेजर के तौर पे वो कभी भी आसानी से खुद ऑक्शन हाउस में चीजों को सेल करने के लिए नहीं आई थी। लेकिन इस बार क्योंकि वो खास तौर पर आई थी, तो सभी लोग हैरान होते कि क्या वास्तव में कुछ खास आने वाला है। सभी कोई बड़े उम्मीद के साथ जेनी को देख रहा होता है। तभी अचानक एक नाक से फुसफुसाहट की आवाज आती है, और ऑब्वियसली ये किंग मुयर की होती है, जो थोड़ा सा जेलिसी फील कर रही थी। जिसके बाद वो जॉन को देखते हुए कहती है लिटिल लायर, जिसपे जॉन कहता है अब मैंने क्या किया, जिसपे सभी लोग एम्बैरेस होते हुए हंसने लगते हैं। तभी जेनी कहती है अगली चीज ऑक्शन हाउस का लास्ट ट्रेजर है, जो काफी मिस्टीरियस चीज भी है, जिस चीज के लिए सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। और एक पर्दा ओपन होता है। साथ ही जेनी की जो वॉइस थी काफी अट्रैक्टिव थी, तो हर किसी का दिल गुलाब की तरह जाता है खिल। जिसके बाद जेनी कहती है इस डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ऐसी चीज जो कि मुरझा हुए पेड़ को भी जिंदा कर सकती है, आपको हमेशा यंग बना सकती है और आप यंग रह सकते हैं, तो मैं सरप्राइज हूँ कि क्या इसमें कोई इंटरेस्ट रखता है। और इसके बाद जेनी अपने हाथ को एक जेड बटन पे पटक देती है और लकड़ी का एक बॉक्स बाहर आता है। साथ ही सभी जेनी को पता था कि ये बात सभी के दिल में घर कर जाएगी और सभी लोग इस पे सोचने लगेंगे, इसलिए सभी लोग की आंखों में तो आग ही जले लगती है, खास तौर पर लड़कियों के। वो तो पगला गई होती है, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज वास्तव में एग्जिस्ट करती थी तो फिर तो उन्हें वो चीज हर कीमत में चाहिए, जिसके कारण दे दनादन चीखें सुनाई देने लगती हैं। सभी लोग इसके लिए आवाजें उठाने लगते हैं, और ये देखकर जोयान और बाकी लोग भी हैरान थे। तभी जेनी लकड़ी के बॉक्स का ढक्कन ओपन करती है और सभी के दिलों में बसंत की लहरें छाने लगती हैं। सांसें रोक ली होती हैं सबने, सभी लोग हाँप रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज उन्हें चाहिए थी। दूसरी तरफ जेनी भी उतने ही धीरे धीरे डब्बे को खोल रही होती है, जिससे तो लगभग सभी का दिल उनके मुंह में आ गया होता है। जिसके बाद बॉक्स ओपन होता है और एक मखमल से लिपटा हुआ जेड की बोतल, जिसमें ग्रीन कलर की पिल होती है और सभी की नसों के अंदर ये एक्साइटमेंट को इंक्रीज कर देती है। और इस चीज को देखते ही नीचे की चीखें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों के कान को छल्ली कर सकती है। साथ ही इन सभी की चीखों और आवाजों को सुनकर जेनी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। जिसके बाद वो अपने सिर को उठाकर वीआईपी रूम्स की तरफ देखती है, जहाँ पे जोयान और बाकी लोग थे। हालांकि जेनी ये नहीं देख सकती थी कि अंदर क्या हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उस तरफ देखकर स्माइल करती है और आंखें साइन होती हैं। दूसरी तरफ जोयान के वीआईपी रूम के अंदर यहाँ पे हर किसी को एहसास होता है कि जेनी जिस सरप्राइज की बात कर रही थी शायद वो ये था। साथ ही जोयान ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये पिल वास्तव में पूरे ऑक्शन हाउस में हलचल मचा सकती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जेनी की बातें वास्तव में सच थी। और किंग मुयर को छोड़कर बाकी सभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ किंग मुयर भी एक लड़की थी, और ऑब्वियसली ग्रेजुएशन पिल का इफेक्ट तो उसके ऊपर भी था भाई, अट्रैक्शन। साथ ही वो इससे काफी फैमिलियर भी लग रही होती है। तभी जेनी बकवास बंद करते हुए कहती है तो इस पिल का ऑक्शन स्टार्ट होगा, आप लोग बोलियां लगाना स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही जेनी इसमें एक पॉइंट जोड़ते हुए कहती है ये पिल पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर अनगिनत दसियों हजारों सालों में बेहद रेयर है और इसे कभी नहीं देखा गया, और ये अब हमारे ऑक्शन हाउस में सार्वजनिक तौर पर बेची जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप बोली लगा सकते हैं और इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही जेनी ने उन्हें नहीं बताया था कि ऐसी और पिल उनके पास है या नहीं। साथ ही इसकी जो कीमत होगी वो 1 ड्रैगन पैटर्न टेल होगी, और ये देखकर तो सभी काफी हैरान होते हैं, तो सभी के सभी काफी खुश भी होते हैं। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये पिल इतनी सस्ती होगी।
इसीलिए एक बंदा कहता भी है ये कैसे पॉसिबल है, एक ड्रैगन पैटर्न कॉइन। साथ ही जो बोला हुआ होता है स्कूबस क्लेन का क्लेन लीडर या कि पैट्रियार्ट होता है। साथ ही स्कूबस फैमिली जो थी वो काफी मिलनसार और अट्रैक्टिव भी थी। साथ ही यहाँ के जो भी लोग होते थे वो काफी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होते थे, जो कि किसी के भी हार्ट बीट को फास्ट करने के लिए अकेले ही काफी होते थे। साथ ही जो स्कूबस फैमिली के पैट्रियार्ट होते हैं वो तुरंत ही कहते हैं मैं 10 लाख ड्रैगन टेल पेश करना चाहूंगी, क्योंकि वो भाई इस पिल के लिए इंतजार ही नहीं करना चाहता था, ये पिल उसी को चाहिए थी और उसकी आंखों को देख के लग भी रहा था कि ये पिल वो लेके जाएगा। तभी इस कीमत को सुनकर भी सभी लोग हैरान होते हुए दूसरी तब जेनी काफी टेंशन फ्री थी, इसीलिए उसने 1 ड्रैगन टेल कहा था, क्योंकि उसे पता था कि लड़कियों का दिमाग काम बहुत कम करता है और अगर वो 1 ड्रैगन टेल कहेगी भी तो भी ये बोली तो बढ़ाएंगी ही, जैसा कि अभी बोली बढ़ गई थी। इसीलिए वो पहले ही बिल्कुल टेंशन फ्री होती है। तभी एक और लड़की की आवाज आती है 1.5 मिलियन यानी 1.5 मिलियन। साथ ही ये लड़की शायद किसी अल्केमिस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि भले ये अल्केमी हॉल में रही हो और रैंक 6 तक पहुंच चुकी हो, लेकिन उसने हेवन को चैलेंज करने वाली ऐसी पिल के बारे में कभी नहीं सोचा था। इसीलिए इस पिल को देखते हुए वो अपने ईगो को साइड में रखती है और लड़की को पहले लाती है और कहती है ये पिल मुझे ही चाहिए, लड़कियों के बीच की लड़ाई में तो फायदा ज्यादा होगा। तभी दूसरी बंदी कहती है 1.8 मिलियन। हालांकि आवाज काफी ज्यादा ओल्ड लग रही होती है। इसे सुनकर सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो काले भूरे गाउन के अंदर एक ओल्ड लेडी कांपते हुए सूखे हाथों के साथ बैठी हुई होती है। साथ ही उसके मुंह के जो कोने होते हैं वो घबराहट से मुस्कुरा रहे होते हैं और दांतों की 2 सफेद पंक्तियों को साफ साफ देखा जा सकता था। हाँ भाई, दादी को भी जवान होना है, इनकी उम्र नरक की भूतनी बनने की है, इन्हें स्वर्ग की अप्सरा बनना है, देख रहे हो चाइना वालों को। तभी ये सुनकर स्कूबस फैमिली के पैट्रियार्ट के होंठ तो कसकर बंद हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी घोस्ट क्लेन की सेकंड एडर, जो कि हमेशा ही उसकी फैमिली के साथ फाइट में रहती थी, वो भी यहाँ पे आई होंगी। इसलिए वो तुरंत ही कहता है 2 मिलियन। तभी व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए वो एल्केमिस्ट वो भी बिना किसी टेंशन के चिल्लाती है 2.5 मिलियन। तो भाई ओल्ड घोस्ट चिल्लाती है 3 मिलियन, 333.5 मिलियन। स्कूबस फैमिली के पैट्रियार्ट भी नहीं रुकते हैं, तो फिर वो एल्केमिस्ट भी नहीं रुकती और वो कहती है 3.8 मिलियन। तो वो ओल्ड लेडी भी नहीं रुकती और वो कहती है 4 मिलियन। और इन तीनों की ऐसी ही बोली के सामने बाकी सभी लोग अपना सिर नीचे कर लेते हैं। भाई अपनी तो बोली लगाने की हिम्मत ही नहीं है इतनी खतरनाक पिल की। उन्होंने तो अपने आप को ऑक्शन हाउस से बाहर समझ लिया था और ये बोली इन तीनों की फाइट के साथ ही साथ 6 मिलियन तक पहुंच गई होती है। हालांकि 6 मिलियन की बोली लगते ही ये एक आवाज मोटी और काफी प्राउडफुल होती है, जो सुनकर सभी लोग वीआईपी रूम की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ जेनी की नजर भी वीआईपी रूम की तरफ जाती है और चेहरे पे एक स्माइल आती है, क्योंकि ऑक्शन हाउस के अंदर बोली लगाने वाला पर्सन सबसे रेपुटेटेड गेस्ट में से एक था, जो प्रेजेंट टाइम पे डेमन क्लेन का पैट्रियार्ट था। साथ ही वो अब और देर तक पीछे नहीं हट सका था। साथ ही वो एक हाई फैमिली से बिलोंग करता था और उसके एंसेस्टर डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर उन कुछ लोगों में से थे जिनके एंसेस्टर 9 स्टार डाउडी पर थे। साथ ही उनके जो ओल्ड एंसेस्टर थे वो काफी ओल्ड थे। साथ ही उनका ठिकाना भी मिस्टीरियस था और शायद पिछले कई हजारों सालों से उनकी कोई भी खबर भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी किसी ने यहाँ पे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की थी। दोस्तों इतनी कीमत आते ही सभी लोग हाँफना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ओल्ड घोस्ट लेडी उसकी नजर वीआईपी रूम पर पड़ती है तो उसकी आंखें काफी ज्यादा कोल्ड होती हैं, जैसे कि ये कीमत पहले ही उसके बजट के बाहर निकल चुकी हो। तभी ओल्ड घोस्ट लेडी अपनी कांपती हुई बॉडी को कंट्रोल करती हैं, मुंह को सिकोड़ते हुए बड़े मुश्किल से अपना मन बनाकर धीरे से कहती हैं 7 मिलियन। लेकिन तभी बंदा तुरंत ही कहता है 10 मिलियन, मुझे ये पिल किसी भी हालत में चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ जो ये ओल्ड घोस्ट लेडी होती हैं, जो घोस्ट क्लैन से थी 10,000 साल पहले, ये भी काफी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सुंदर लेडी थी। लेकिन बात बस इतनी थी कि घोस्ट क्लैन के जो स्किल्स थे वो काफी मिस्टीरियस और अनोखे थे और उन्हें कल्टीवेट करते करते इनके इफेक्ट के कारण घोस्ट फैमिलीज की लड़कियों के और लड़कों के जो चेहरे और बॉडीज होती थी उस पर भी इफेक्ट पड़ता था और उनके चेहरे काफी ज्यादा भूतिया और चूतिया लगने लगते थे। ये बदसूरत लगने लगती थी। और यही एक वजह थी कि घोस्ट फैमिली स्कूबस फैमिली से नफरत करती थी, क्योंकि वहाँ के लोग काफी सुंदर थे, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। पता नहीं किस चक्की का आटा खा के उन्हें पैदा किया जाता था, वो पैदा ही सुंदर होते थे। दूसरी तरफ व्हाइट कपड़े पहने हुए एल्केमिस्ट उस लड़की को भी थोड़ी सी उदासी होती है, क्योंकि ये कीमत पहले ही उसके बजट से भी बाहर चली गई होती है और वो दिल ही दिल में काफी फाइट कर रही होती है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, लिया जाए या ना लिया जाए। हालांकि तभी स्कूबस फैमिली के पैट्रियार्ट कहते हैं ओल्ड लेडी 7 मिलियन की कीमत पहले ही काफी बड़ी है, मुझे लगता है कि तुम्हें बेकार में अब और मेहनत नहीं करनी चाहिए। ये देखकर ओल्ड घोस्ट लेडी उसकी तरफ घूमते हुए देखती हैं तो काफी ज्यादा नाराज होती हैं और चारों तरफ बारूद की स्मेल को फील किया जा सकता था, मतलब दिल में आग लग गई होती है।
तभी जेनी भी कहती है 7,000,001। अबे लेकिन अभी तो 10 मिलियन बोला था किसी ने। क्या चूतियापा है। खैर अपन को कोई मतलब नहीं। 7,000,001 और इस 1 के साथ ही सभी लोग एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑक्शन हाउस के अंदर तो फाइट नहीं कर सकते थे। तभी जेनी की आवाज एक बार फिर से आती है 7,000,002। तभी वीआईपी रूम के अंदर से आवाज आती है मैं 8 मिलियन पेश करूंगा। ये सुनकर तो स्क्यूअस फैमिली के पैट्रियार्ट वो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। अगर ये इस चीज के लिए नहीं होता कि उनके पास पर्याप्त पैसा था तो वो कभी भी सेकंड एल्डर ओल्ड घोस्ट लेडी को तंग नहीं करते, लेकिन उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उनसे बड़ा बाप भी कौन यहाँ पे बैठा है रे बाबा। इसीलिए तो चच्चा पूरा बौखला जाते हैं और अपने कांपते हुए दिल को कंट्रोल करते हैं। और इसके बाद वो अपने कांपते हुए दिल की फीलिंग्स को अब और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अपने मुद्दे में किसी और की टांग को टांग डालने नहीं दे सकता था अपने पैजामे में। इसीलिए वो सीधा ही कहता है तेरी माँ का मैं 10 मिलियन पे करूंगा। भाई उसने यही कहा है। ये सुनकर तो चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। सभी को झटका लग गया होता है। दूसरे वीआईपी रूम के अंदर जोयान भी हैरान होता है कि हैं इतनी तक कीमत इस पिल की, सच्ची में। दूसरा किंग हावरान भी स्माइल कर रहा होता है और काफी हैरान होता है क्योंकि उसे याद था कुछ दिन पहले उसकी सिस्टर ने जॉन से हेल्प मांगी थी 6 मिलियन की राशि को पे करने के लिए, और जॉन को इस चीज को चुकाने के लिए उसने जॉन मोक्लेन यानी कि बैटल क्लेन को नाराज कर दिया था, जो कि एक बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन वास्तव में जॉन तो सिर्फ एक रैंक 5 की रिजर्वेशन पिल की हेल्प से ही 10 मिलियन कमा चुका होता है। इसलिए वो तुरंत कहता है ब्रदर मैं तो वास्तव में यार तुमसे जेलसी फील कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जोयान जो कि हमेशा ही शांत रहता था, इस टाइम पे तो वो खुद हैरान होता है। उसे खुद को उम्मीद नहीं थी कि यह रिजर्वेशन पिल वास्तव में उसकी नजर में जो बेकार थी इतनी हाई कीमत पे बिक सकती है। जहाँ इसकी कीमत 1 ड्रैगन टेल रखी गई थी ये 10 मिलियन पहुंच गई होती है, वो भी इतनी जल्दी। इसीलिए किंग हावरान की तारीफ का सामना करते हुए जोयान हमारा थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है, जिसके बाद वो अपने माथे को खुजलाते हुए 2 बार हंसता है और स्टेज पर जेनी की तरफ देखता है तो दिल ही दिल में उसकी काफी भी तारीफ करता है। दूसरी तरफ जियो, जॉन और बाकी लोग तो पूरी तरीके से हैरान थे, यहाँ तक कि वो हजारों सालों से ऑक्शन हाउस के अंदर थे। ले साओ लोंग को भी उम्मीद नहीं थी कि क्या सच में ये पिल इतनी हाई कीमत पे बेची जा सकती है, जो कि वास्तव में बैटल रैंक के इंटरमीडिएट बैटल स्किल से भी हाई कीमत पर पहुंच गई होती है। लेकिन उन्हें पता था कि लड़कियों का पागलपन ऑब्वियसली लड़कों की समझदारी से काफी अलग है। उन्हें अगर कोई चीज पसंद आ गई तो फिर वो पैसे वैसे और इज्जत किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचती, फिर बस चाहिए है। दूर तक दिल ही दिल में जोयान भी खुद से कहता है अबे साले जोयान, हमारे हाथ में सोने का कटोरा था और हम अब भी भीख मांग रहे थे। हालांकि जॉन खुद की तारीफ कर ही रहा होता कि तभी आवाज आती है लिटिल लायर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी रिजर्वेशन पिल इतनी हाई कीमत पे बेची जाएगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास अगर ये 10-20 गोलियां भी हुई तो भी तुम अमीर हो जाओगे। तभी जॉन एम्बेरस होते हुए मुयर की तरफ देखते हुए हंसता और कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये खेत में उगाई जाती हैं किसी गाजर मूली की तरह, कि आप जितना चाहे उतना उगा सकते हैं? जिससे किंग मुयर के फेस इंप्रेशन ही बदल जाते हैं कि ये ऐसे मुझसे बात कर रहा है। तो बाकी सभी लोग मुयर को घूरते हुए तुरंत ही हंसने लगते हैं। हालांकि जहाँ जॉन और बाकी सभी लोग हंस रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी रूम के अंदर एक पर्सन की तो भौहें चढ़ रही होती हैं। ये पर्सन, इसका जो दम खम होता है काफी अच्छा लग रहा होता है, लंबे काले बाल, और ये किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। जिसके बाद ये बंदा तुरंत ही कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी मैं रैंक 5 की एक पिल इतनी हाई कीमत पे बेची जाएगी। और इस टाइम पे ये बंदा जॉन हुआन सैन अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा होता भाई। साथ ही इनके याओजू डेमन क्लेन के जो एल्डर थे, जो हजारों सालों से इनके क्लेन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, साथ ही उन्होंने पूरे डाउडी क्लेन के अंदर पावर में उथल पुथल मचा दी होती है और उन्हें फुल पावर के साथ खड़े होने की ताकत मिली थी क्योंकि चाचा विधायक थे उनके। इसीलिए वो ये पिल अपने एंसेस्टर के लिए किसी भी कीमत में लेकर जाना चाहता था। हालांकि उनका बैड लक था कि एक कैंपेन के दौरान उनके जो एंसेस्टर थे उनकी फाइट 9 स्टार मोस्ट स्काईफॉल जॉन हू के साथ हो गई थी और फाइट करते हुए दोनों ही ग्रुप घायल हो गए थे। हालांकि एंसेस्टर को अपनी पावर को वापस पाने के लिए फिर काफी ज्यादा कुनफू और कल्टीवेट करना पड़ा था, वो भी दिन रात। लेकिन उनके इसी जुनून और जिद के कारण वो फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा डैमेज हो गए थे। लेकिन उनकी पावर तो 9 स्टार तक पहुंच गई थी, लेकिन अब उनकी प्रेजेंस पहले की तरह नहीं थी। साथ ही उनका शकल, सूरत, बॉडी ढांचा दिन ब दिन गिरता ही जा रहा था। साथ ही उनके ओल्ड एंसेस्टर्स ने हमेशा ही सोचा था कि शायद उनके पास कोई ऐसी टेक्निक हो जिसका यूज करके वो अपनी पावर को वापस से रिगेन कर सके और वापस से यंग हो सके, पहले के जैसे ही फुर्ती वाले। इनको शिलाजीत खिला दो यार कोई। लेकिन काफी ढूंढा ढाड़ी के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला था। लेकिन फिर ये पैट्रियार्ट ने सुना था कि मर्चेंट अलायंस के अंदर एक पिल बेची जा रही है जो कि रिजर्वेशन पिल और बॉडी की पावर को बढ़ा सकती है और आपको यंग बना सकती है। तो वो वास्तव में इसे लेने के लिए यहाँ पे आ गया था।
साथ ही उसने यहाँ पे आते समय इस पिल के लिए 8 मिलियन ड्रैगन पैटर्न गोल्डन कॉइन को तैयार किया था। उसे लग रहा था कि यह कीमत पहले ही काफी होगी, लेकिन ये तो एक अलग ही लेवल पर कंपटीशन पहुंच गया होता है जिससे बंदा भला हड़बड़ाहट में कैसे नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ जेनी उस चंदन के डिब्बों को सहलाते हुए कोल्ड स्माइल के साथ कहती है, क्या कोई और दूसरी कीमत लगा सकता है? लेकिन वास्तव में सभी लोग उदास होते हैं और कोई भी इससे ज्यादा कीमत नहीं लगाता। तो जेनी बड़े प्यार से कहती है, 10 मिलियन 1, 10 मिलियन 2, 10 मिलियन 3, कांग्रेचुलेशन स्कूबस फैमिली पैट्रियाट, ये आपकी हुई। साथ ही जेनी के अनाउंसमेंट के साथ पैट्रियाट की जो प्रेजेंस होते हैं वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है, क्योंकि वो तो केवल 8 मिलियन ड्रैगन पैटर्न कॉइन लाया था। चेहरा उसका पीला पड़ गया होता, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे क्या कहे। दूसरी तरफ जेनी जब लॉन्ग टाइम तक पैट्रियाट की बॉडी में कोई भी एक्शन नहीं देखती तो उसके चेहरे पर तो नॉर्मल एक स्माइल होती है। तभी एक आवाज आती है, पैट्रियाट के पास क्या चुकाने के लिए पर्याप्त कीमत नहीं है? दूसरी तरफ पैट्रियाट की किस्मत इतनी लकी नहीं थी जितना कि किंग मूयर की थी, कि उसके लिए किसी ने उसकी सारी कीमत चुका दी थी। और इस टाइम पे पैट्रियाट को लग रहा होता है कि वो आवाज से अपना चेहरा खोने वाली है, इसलिए वो तुरंत ही दिल को कड़ा करते हुए बाहर आती है और कहती है, वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग लेवल की बैटल टेक्निक, मैं इसे 2 मिलियन ड्रैगन पैटर्न टेल के लिए बेचना चाहूंगी, कौन इसे लेना चाहेगा? उसे पता था कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होता तो वो कभी भी इस टेक्निक को इतने कम दाम में सेल नहीं करती, क्योंकि मार्केट प्राइस भी इसका 3 मिलियन के ऊपर ही था। दूसरा हर कोई इसे वर्ल्ड रैंक की स्टार्टिंग लेवल की बैटल स्किल के लिए काफी अट्रैक्टिव होते हुए कहने लगता है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे दे दो। तभी एक बंदे को इस टेक्निक को बेचने के बाद पैट्रियाट अपना ठंडा पसीना पोंछती है। साथ ही वो क्लीन की एक पैट्रियाट थी और उसे पता था कि स्किल्स को बेचना सही नहीं था, लेकिन वो इतने सारे लोगों के गुस्से को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए वो गोल्डन कार्ड को सीधा ही जेनी की तरफ भेज देती है, जिस पे जेनी भी उस बॉक्स को पैट्रियाट की तरफ खुशी खुशी भेज देती है। साथ ही पैट्रियाट के दिल में जो नाखुशी थी वो तुरंत ही इस बॉक्स को पाने के बाद खुशी में बदल जाती है। दूसरी सब घोस्ट उनका चेहरा थोड़ा सा उदास होता है और थोड़ा सा जेलेसी भी। साथ ही अब पैट्रियाट ने सोचा हुआ होता है कि ऑक्शन हाउस खत्म हो चुका है। साथ ही यह पिल अब पूरी तरीके से पागलपन मचाने वाली है कॉन्टिनेंट के अंदर, और इस चीज को जब वो अपने क्लेन के अंदर लेकर जाएगा तो क्लेन के लोग भी पूरी तरीके से कांप जाएंगे। हालांकि तभी जेनी पैट्रियाट की तरफ देखती है और उसके बाद उसके हाथ में एक और ट्रांसपेरेंट बॉक्स आ जाता है जो क्रिस्टल का होता है। दूसरी पैट्रियाट जेनी की तरफ देखकर काफी हैरान होती कि यार ये अब क्या ले आई। दूसरी तरफ हर कोई भी क्यूरियस होते हुए जेनी की तारीफ कर रहा होता है कि वास्तव में स्टार्टिंग में उन्होंने छोटी मोटी चीजें बेची और सभी को बनाए रखा लास्ट तक, और लास्ट में इतनी अट्रैक्टिव चीज निकाली जिसकी कीमत पहले ही हाई लेवल पर पहुंच गई थी। तभी जेनी कहती है, अभी भी ये आखिरी चीज है, मुझे लगता है ये शायद वन एंड ओनली है एग्जिस्टेंस में। यह सुनकर तो हर कोई हैरान होता है और जेनी की तरफ देखने लगता है कि क्या अभी भी कोई शानदार चीज है। सभी की चर्चाएं बंद हो जाती हैं और सभी लोगों का दिल जलने लगता है। तभी सभी की आंखों में एक्साइटमेंट को देखकर जेनी तुरंत ही कहती है, जिस चीज को आपने अभी देखा रेजोवेशन पिल, वो सच में काफी कीमती थी, लेकिन ये 2 पैटर्न रेजोवेशन पिल है जो कि पहले ही अनबीटेबल है और इसका इफेक्ट पहली वाली से भी स्ट्रॉन्ग है। कौन कहता है कीमत ज्यादा नहीं मिल सकती, दूसरी वाली पहली वाली से अच्छी होनी चाहिए। इस पिल की कीमत तो अब और ज्यादा मिलनी चाहिए, जैसा कि हम सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ ये आवाज जब पैट्रियाट के कानों में पड़ती है तो वो तुरंत ही नाराज हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा कीमत के बाद भी उसे ये पिल मिलेगी जो कि दूसरी पिल से थोड़ा सा कम है, लेकिन उसे अब खुद को तसल्ली देने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। खुद को तसल्ली देने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। भाई क्या ही कर सकते हैं, वो केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि इसके पिल की कीमत और भी ज्यादा हो जाए, जिससे वो कम से कम खुद को तसल्ली दे सके कि भाई हम इसे खरीद ही नहीं सकते थे। और क्योंकि 1 पैटर्न रेजोवेशन पिल 10 मिलियन ड्रैगन पैटर्न कॉइन में बेची गई थी, तो 2 पैटर्न की कीमत तो ज्यादा होनी चाहिए। तभी जेनी कहती है, पहले की कीमत 1 ड्रैगन टेल रखी गई थी जो कि शायद कुछ ज्यादा ही कम थी, तो दूसरे की स्टार्ट करते हैं, चलिए 10 मिलियन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही जेनी ने ये कहा लगभग हंगामा मच गया। हर कोई हाँपने लगा कि पहले की कीमत 1 पैटर्न थी, दूसरी इतनी ज्यादा कीमती। सभी लोग तो यही कह रहे होते ये कितनी ज्यादा क्रूअल लड़की है, वास्तव में कीमत ऐसे बढ़ाई जाती है क्या। दूसरी तरफ वीआईपी रूम के अंदर तो किंग मूयर अपने हाथ से अपने चेहरे को सहारा देते हुए बस जो यान की इंप्रेशन देख रही होती है। वो देख सकती थी कि जॉन तो पूरी तरीके से हैरान है, लगभग अपना कॉन्फिडेंस ही खो चुका है, जैसे कि उसे इस चीज की उम्मीद ही न रही हो। साथ ही नीचे का ऑक्शन हाउस भी चुप्पी और चिंता से भरा हुआ होता है। इसलिए जॉन कहता है, ये बहुत महंगा है, क्या कीमत होगी। तभी किंग मूयर कहती है, वैसे इसकी कीमत और हाई होनी चाहिए। दूसरे भी यहाँ पे अंदर हर कोई जेनी के टैलेंट की तारीफ कर रहा होता है।
साथ ही दूसरी पिल के ऊपर किसी ने भी सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही सुन लिया था कि ये पिल काफी कीमती है। तभी सभी के चेहरों पे चुप्पी को देखकर जेनी भी कहती है, अरे बेवकूफ लड़कियों, जल्दी करो, ये रिजर्वेशन पिल आखिरी पिल है और ये रेयर चीजों में से आती है, सोच मत पगली, देर हो जाएगी। सुंदर होना है कि नहीं होना, ये सुनकर तो सगी का दिल डगमगाने लगता है। साथ ही पहली चीज न मिल पाने के कारण सभी लोग थोड़ा सा उदास भी थे, इसीलिए एक बोली लगती है 11 मिलियन। तभी ओल्ड घोस्ट लेडी तुरंत ही पैट्रियार्ट की तरह अपनी स्टोरेजिंग से कुछ वेपन्स को बेचती है और तुरंत ही 13 मिलियन ड्रैगन टेल्स को इकट्ठा करती है और इसके बाद चुपचाप बोली लगाते हुए कहती हैं 11.5। और इस टाइम पे वो दोनों ही लोग एक्स्ट्रा अलर्ट लग रही होती हैं। दूसरे इस टाइम पे फार्मिस्ट भी अपने पैसे को इकट्ठा कर रही होती है और जाहिर तौर पे वो भी अपनी चीजों को बेच रही होती है कि भाई मेरी चीजें खरीद लो, पैसा दे दो, मैं यहाँ से ये चीजें खरीद लेती हूँ। तभी वो एल्केमिस्ट गर्ल पैसे बढ़ाती है। ये देखकर ओल्ड घोस्ट लेडी तुरंत ही कीमत को बढ़ाते हुए 12 मिलियन कर देती है। साथ ही ये बढ़ती हुई कीमत उसके लिए तो बिल्कुल अपनी खाल छीलने जैसा था, काफी दर्दनाक। दूसरा वो पैट्रियार्ट तो काफी खुश हो रहा था, कीमत बढ़ गई, मैं तो ये खरीद ही नहीं पाता कभी भी, तसल्ली हो गई होती है दिल को। तभी वो लड़की कीमत बढ़ाते हुए कहती है 12.5। तभी ओल्ड घोस्ट कांपते हुए कहती है 13 मिलियन। ऐसा लग रहा था कि अब ये उनकी आखिरी कीमत है। दूसरी तरफ फार्मेस्ट गर्ल भी चुप हो गई होती है, जैसे कि ये उसकी भी आखिरी कीमत हो। दूसरे ऑक्शन हाउस में सभी की यहाँ सांसें अटकी हुई होती कि वास्तव में रैंक 5 की ग्रेड की 2 पैटर्न पिल रेजर्वेशन पिल वास्तव में इतनी हाई कीमत पर पहुंच गई है। तभी व्हाइट कपड़ों वाली एल्केमिस्ट एक बार फिर से कीमत बढ़ाते हुए कहती है 13.5 मिलियन, जिसके सामने ओल्ड घोस्ट भी चुप हो जाती है। साथ ही उसके इंप्रेशन काफी बदसूरत होते हैं। दूसरे पैट्रियार्ट तो काफी हंस रही होती है कि वास्तव में इतनी कीमत बढ़ गई है, मैं इसे ले ही नहीं पाती। तभी जेनी भी तुरंत ही कहती है 3.51, 3.52, 3.53, कोई नहीं ले रहा है, ये पिल आपको दी जाती है। और इस पिल को देने के बाद, कार्ड लेने के बाद वो तुरंत ही वीआईपी रूम में पहुंचती है जहाँ पे जोआन और बाकी लोग थे। तभी जोआन और जो जान उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं आप तो सच में काफी बेस्ट लड़की होने लायक हैं, आपने रैंक 5 की पिल को इतनी हाई कीमत पे बेच दिया। वास्तव में ब्रदर जोयान के लिए तो ये काफी ब्लेसिंग है कि आप जियो मेंशन और मर्चेंट अलायंस के हर एक मामले को संभालती हैं। लगता है जियो फैमिली बहुत जल्दी ही रिच होने वाली है। दूसरा किंग आवरान भी नीचे आता और वो जोयान के लिए काफी खुश होता है, लेकिन जियो जेनी की तारीफ को सुनते हुए किंग मुयर थोड़ा सा नाराज दिखाई दे रही होती है। वो जैसे अपने भाई से कहना चाहती हो कि वो करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, हम साला उसके लिए फल चोरी करने के लिए चले गए, बंदे से लड़ने के लिए चले गए, हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहा। दूसरा अपना ठरकी तो थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा होता है कि वास्तव में उसके कारण जेनी को इतना मेहनत करना पड़ा, जिससे उसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है। जिसके बाद जॉन थोड़ा सा अपने लाल चेहरे के साथ ईमानदारी से जेनी की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद। साथ ही इन वर्ड से जेनी भी काफी सेटिस्फाइड फील कर रही होती है। साथ ही वो फील करता है कि वास्तव में उसकी इतनी मेहनत काफी काम की थी। जेनी फील करती है कि उसकी इतनी कीमत वास्तव में काम की थी, जॉन ने तारीफ जो कर दी थी। साथ ही एक ऐसी लड़की जिसमें दिमाग भी और वो सुंदर भी हो, ये सच में लड़कियों के लिए काफी रेयर था। ये बाप राइटर ने आज पहली बार कुछ सच बोला है। राइटर की तारीफ तो बनती है, जो ये हमेशा सस्ते नशे फूक के लिखता था, राइटर ने आज पहली बार बोला है सही कि लड़कियों में दिमाग और सुंदरता दोनों हो, ये दुनिया में काफी रेयर होता है। और जॉन वास्तव में काफी लकी था कि उसे एक ऐसी लड़की मिली थी जिसके पास दिमाग और सुंदरता दोनों थी। दूसरा किंग मुयर हालांकि नाराज थी, लेकिन उसे भी ये एक्सेप्ट करना पड़ा था कि जेनी सच में काफी सुंदर और चालाक है। साथ ही उसकी ब्यूटी उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ एक तरफ उसने शैडोलेस 1000 एल्यूजनरी वेव को प्राप्त करने के लिए जो यान को रैंक 6 के पिल के फॉर्मूले और फ्रूट ऑफ लाइफ से वंचित कर दिया था, और दूसरी तरफ बैटल डेमन क्लेन के ऊपर उसने अटैक कर दिया था फॉर्मूला छीनने के लिए, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। और इस सब को सोचते हुए मुयर को थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है, और जोयान और जेनी को देखते हुए उसे लगता है कि शायद वो जोयान के लायक ही नहीं है। और अगर ये उसके प्राउडफुल और जिद्दी इंप्रेशंस के लिए नहीं होता तो वो तो बहुत पहले ही रोना शुरू कर देती। हालांकि तभी उस टाइम पे दरवाजे में होती है दस्तक और एक आवाज आती है और एक वेटर कहता है क्या मैनेजर जेन अंदर हैं, जिससे जेनी थोड़ा सा बोहे चढ़ा ली थी कि अंदर इतना खुशी का माहौल था और बीच में कौनो टपक पड़ा। लेकिन फिर भी वो कहती है अगर ये वेटर है तो ठीक है, अगर कोई जरूरी मामला नहीं होता तो ये उसे ढूंढने नहीं आता। इसलिए जेनी कहती है अंदर आओ। जिसके बाद वो वेटर धक्का देता है और रूम के अंदर आते हुए रिस्पेक्टेडली ग्रीट करते हुए कहता है मैनेजर जेनी, ऑक्शन हाउस के वीआईपी रूम 2 उसके अंदर के पर्सन्स ने आपको इनवाइट किया और कहा है आपको खुद आकर उनसे मिलना होगा। जिसपे जेन कहते ओह, जेनी को पता था वीआईपी रूम 2 में याओजू डेमन ट्राइब के पैट्रियार्ट थे जो उनके वीआईपी में से एक थे। इसीलिए वो तुरंत ही अंदर जाते हुए कहती है जान हुआन मुझसे क्या चाहती है। हालांकि उसे पता था कि दूसरा ग्रुप काफी अच्छा पर्सन है, इसलिए बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता था। जिसके बाद जैसे ही जेनी उस रूम में इंटर होती है तो सभी लोगों से ग्रीट करते हैं
साथ ही वीआईपी रूम जियोन के कंपैरिजन में काफी शानदार लेआउट के साथ था, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं था जितना जो यान का रूम था। तभी जान हुआन अपने रूम के अंदर चेयर पर बैठा हुआ होता है, मतलब हुआ था नहीं, थी, लड़की थी, क्योंकि साथ ही वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दिखाई दे रही होती है। एलाइड बिहेवियर, काफी काइंड, काफी पोलाइट, काफी ज्यादा ऑनेस्ट। साथ ही उसकी आंखों में चिंता को भी देखा जा सकता था। तभी जेनी अंदर जाते हुए कहती है, वास्तव में याओजू डेमन एम्परर का यहाँ पे होना मेरे लिए रिस्पेक्ट की बात है। मुझे नहीं पता मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। दूसरी तरफ जुआन हुआन जेनी के इस तरीकों से थोड़ा सा नाराज थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये मर्चेंट अलायंस के रूल्स हैं और वो केवल प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। इसलिए जुआन हुआन सीधे सादे पर्सन होते और वो जेनी से कहते, इस बार मेरी जर्नी का मेन मोटिव मिस जेनी भी इसके बारे में जानती ही होंगी। हालांकि अफसोस की बात है, जो मैं चाहती थी वो मुझे नहीं मिला। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस पिल को किसने रिफाइन किया था, क्योंकि ये मेरे लिए काफी जरूरी है। ये सुनकर जेनी तुरंत ही कहती है, मैं आपकी इस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये पता होगा कि हमारे ऑक्शन हाउस का रूल है कि उन चीजों को सेल करने वाले पर्सन की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता, इसलिए कृपया मुझे माफ करें। जिस पे जानवान तुरंत ही सांस छोड़ते हुए कहते, ओह। साथ ही वो थोड़ा सा निराश भी होते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, मिस जेनी, अगर मेरे पास ना कहने वाला एक सीक्रेट ना होता और मुझे तत्काल रेजुवेशन पिल की जरूरत ना होती तो मैं वास्तव में आपको परेशान नहीं करता। कृपया मुझे माफ करें मिस जेनी, लेकिन वास्तव में मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं केवल उनसे पिल मांगना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे किसी को भी नुकसान पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं रखता। साथ ही ये जो पर्सन था, मैं डेमन ट्राइब का कह रहा था, लेकिन ये डेमन ट्राइब का नहीं, मॉन्स्टर ट्राइब का पैट्रियार्ट है, ओके, जिसकी क्लीन पावर इसके एंसेस्टर के कारण खड़ी हुई थी, और ये केवल इसीलिए था कि वो इतना ज्यादा पोलाइट था। साथ ही अपनी बात को खत्म करते हुए वो थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए खांसता है। दूसरी तरफ जेनी ने भी उनके एंसेस्टर्स के काफी सारे र्यूमर सुने थे, और ये जोयान के लिए काफी अच्छी बात होती है अगर जोयान का रिलेशन मॉन्स्टर ट्राइब से स्टेबलाइज हो जाता है, यानी कि बन जाता है उनकी बॉन्डिंग। इसलिए जेनी कुछ देर तक सोचती है और इसके बाद उसकी आंखों में चालाकी आती है और वो स्माइल करते हुए कहती है, क्योंकि मॉन्स्टर एम्पायर ने खुद रिक्वेस्ट की है तो मैं वास्तव में उनके लिए इस चीज को अपवाद रख सकती हूँ। अपवाद मीन्स एक्सपेक्शन, मतलब जो कभी अचानक इक्का दुक्का हो। जैसे कहीं किसी बैंक का रूल है 4% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन आपको 5% दे दे, तो वो एक अपवाद होता है कि हाँ भाई तू रख ले। जिसके बाद वो कहती है, सबसे पहले मैं इसे बेचने वाले से उसका डिसीजन पूछूंगी। हालांकि अगर वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता तो फिर आप मुझे माफ कर दीजिए। जिसमें मॉन्स्टर क्लेन के पैट्रियार्ट तुरंत ही खुश होते हुए कहते हैं, आपके इस गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस जेनी। और अंततः उसके दिल को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि चलो कम से कम ये कुछ तो करने को रेडी है, और उसे उम्मीद आ जाती है जान हुआन को कि हाँ शायद मौका होगा। जिसके बाद वो कहता है, मैं कह सकता हूँ कि मैं मॉन्स्टर क्लेन का पैट्रियार्ट हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे खुद को मुझसे जोड़ना चाहते हैं। साथ ही अगर किसी नॉर्मल एल्केमिस्ट ने गलती से ये फॉर्मूला प्राप्त कर लिया है, तो अगर मैं उससे व्यक्तिगत रूप से इसे मांगता भी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई समस्या होनी चाहिए। और ये सिर्फ इतना था कि जान हुआन अभी भी नहीं जानते थे कि ये पिल जो यान ने रिफाइन की थी। तभी डेमन मॉन्स्टर एम्परर को ग्रीट करने के बाद जेनी तुरंत ही वीआईपी रूम से बाहर निकलती है और उस कमरे में चली जाती है जहाँ जो यान थे। जिसके बाद सभी की तरफ देखते हुए जेनी स्माइल करते हुए कहती है, यंग मास्टर जियो, ऐसा लगता है कि इस बार मैं आपके लिए कुछ बड़े इनाम लेकर आई हूँ। तभी जॉन कहता है, इस पिल की इतनी हाई कीमत के बाद भी अभी कोई इनाम बाकी रह गया है। तभी जेनी स्माइल करती है और सीक्रेट को नहीं छिपाती और जान हुआन के बारे में बताती है जिसने इस पिल को उससे मांगा था। लेकिन क्योंकि ऑक्शन हाउस के मैनेजर के तौर पर जेनी बिना जो यान की मर्जी का उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जो यान से पहले इसके बारे में जानने को पूछती है कि जान हुआन तुमसे मिलना चाहता है। साथ ही उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा भी वो जान को कहती है। साथ ही जेनी की बात को सुनकर सभी के जो फेस इंप्रेशन होते हैं वो काफी अलग अलग होते हैं। दूसरी तरफ जो जान और बाकी लोग तो जान से थोड़ा सा जेलसी फील कर रहे होते हैं कि वास्तव में यंग मास्टर जो कितने ज्यादा लकी हैं, जो इतने हाई लेवल के लोग भी उनके साथ काफी पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं। और इनमें से कोई भी अगर बाहर आता है तो वास्तव में वो पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट को कंपा कर रख सकता था। दूसरी किंग मुयर शायद उसे इन चीजों के मामले के बारे में पता हो, लेकिन मॉन्स्टर एम्परर का नाम उसने सुना था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में मॉन्स्टर एम्परर लिटिल लायर से मिलना चाहता था। दूसरा मुयर भी जोयान के लिए काफी खुश होते हैं कि चलो एक और पावरफुल पर्सन इससे जुड़ने वाला है। दूसरा जोयान और किंग हावरान, उनके इंप्रेशन बिल्कुल एक जैसे होते और वो गहरी सोच में डूबे हुए होते हैं। नौटंकी कर रहे हैं साले दोनों। दूसरा जोयान को किंग हावरान से बेहतर कोई नहीं जानता था और उन्हें पता था कि उनके थॉट एक जैसे ही होंगे। तभी किंग हावरान कहता है, ब्रदर जियोयान, याओजू मॉन्स्टर क्लेन डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर 3 सबसे पुरानी आर्मी में से एक है। साथ ही उनके पास 9 स्टार डाउडी लेवल के एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग भी है, और अगर आप उनसे फैमिलियर हो सकते हैं और फ्रेंडशिप कर सकते हैं तो मदद की तो जिक्र की बात ही मत करिए। कम से कम आपका एक एनिमी तो आप कम कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आपके लिए अच्छा होगा, बुरा बिल्कुल भी नहीं होगा।
वास्तव में किंग हावरान भी जॉन के लिए काफी खुश था, क्योंकि अगर जो यान की याओजू मॉन्स्टर क्लेन से फ्रेंडशिप होती है और वो जो यान की मदद करते हैं तो ये जो यान के लिए काफी अच्छा था, जिससे वो भी काफी खुश थे। साथ ही अभी तक जब उनकी डेमन ट्राइब को भी इकट्ठा नहीं किया गया था तो फ्यूचर में उनकी मदद से ऐसा करना भी काफी हेल्पफुल हो सकता था, क्योंकि उनके पास एक पावरफुल सपोर्टर होता बैकग्राउंड में। तभी जॉन भी अपनी भौएं कसकर से खोल लेता और चिल्लाते उत्तर देता है, मुझे नहीं पता याओजू डेमन क्लेन जैसी पावरफुल पावर हाउस जिससे दोस्ती करना लोगों का सपना होता है, वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। और वो भी मुझे लगता है ये अगर कोई मिलना भी चाहते हैं तो ये सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग के जैसे माना जा सकता है। जॉन हमेशा ही अपने आप को कम इम्पोर्टेंट पर्सन मानता था और हमेशा ही चीजों को उल्टा सोचता था। साथ ही डेमन एमरल्ड से फैमिलियर होना वो केवल ब्लड डेमन ऑर्डर के कारण था, जिसके बाद वो दोस्त और अब तो भाई हो गए थे। मर्चेंट अलायंस के साथ उसकी फ्रेंडशिप केवल सिर्फ फॉर्मूरो के कारण हो गई थी, लेकिन मॉन्स्टर क्लाइंट के साथ शामिल होना जॉन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे शामिल हो। तभी यानी कहती यंग मास्टर जियो, मैं जानती हूँ आप हमेशा कम प्रोफाइल रखते हैं, लेकिन चिंता मत करें, मॉन्स्टर क्लेन आपसे केवल रिक्वेस्ट करना चाहता है और साथ में फ्रेंडशिप भी, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। साथ ही उनकी रेपुटेशन के सामने इस पिल के मामले को भी हाइड रखा जा सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, याओजू मॉन्स्टर क्लेन की जो स्ट्रेंथ होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ, वो काफी स्ट्रांग होती है, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो काफी वीक होती है। इसलिए उनकी जो एल्केमी होती है वो काफी बेकार होती है। इसलिए यंग मास्टर जियो टेंशन फ्री हो सकते हैं, आपकी तो वो काफी इज्जत करेंगे। तभी जो यान भी अपना सिर हिलाता है, उसे याद था कि पास्ट में वो हमेशा ही अकेला रहा था, अकेले ही खुद पर भरोसा किया था। कई बार लोगों ने उसे धमकाया, उसके साथ फाइट की, यहाँ तक कि उसे लाइफ और डेथ को भी फेस करना पड़ा था। लेकिन इस बार जब वो डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर आया तो सब कुछ अलग था। वास्तव में उसके पास ऑप्शन था कि वो आगे बढ़ना चाहता है, पीछे हटना चाहता है, लेकिन अगर वो वास्तव में किसी भी चीज के साथ कमिटेड और जिद में रहना चाहता है तो उसके लिए रीजन था कि जॉन को सबसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि वो जो चाहता है वो कर सके। साथ ही इसी चीज के साथ ही साथ उसे पर्याप्त धन और फाउंडेशन की जरूरत थी और जो क्लेन को और भी टाइम की, ताकि जो क्लेन पावरफुल हो सके। साथ ही जो फैमिली अभी स्टार्ट हुई और उसकी फाउंडेशन स्टेबल नहीं है और जॉन को अभी भी काफी पावरफुल पावर हाउसेस की हेल्प की जरूरत थी, तो इस टाइम पे मॉन्स्टर क्लेन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। इसलिए जॉन भी झिझकते हुए सोचते हुए आखिरकार एग्री हो जाता है जैनी के थॉट के साथ। साथ ही किंग हावरान भी समझ जाते हैं जॉन क्या सोच रहा है, इसलिए वो भी कंधे हटाते हुए कहते हैं, आगे बढ़ो ब्रदर, क्योंकि आपके साथ मर्चेंट अलायंस जुड़ा हुआ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही मेन पावर्स के बीच में कोई भी फाइट करना नहीं चाहेगा। साथ ही अभी भी मेरे डेमन क्लेन की जो फाउंडेशन वो स्टेबल नहीं है और पूरा डेमन क्लेन इकट्ठा नहीं हुआ, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि मैं जियो क्लेन को कितने देर तक सुरक्षित रख पाऊंगा। इसलिए आपके पास पर्याप्त हेल्पर्स होना काफी अच्छा होगा मेरे भाई। साथ ही किंग हावरान काफी ज्यादा ऑनेस्टली कह रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई मैं कर लूंगा, तू देख भाई, तू जाके बंदे को मार, मैं पीछे से कवर देता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा था बंदा। उसने सीधा बोला कि जितने हेल्पर्स होंगे उतना अच्छा होगा, जिससे जॉन का दिल भी मेल्ट हो जाता है कि वास्तव में उसके पास काफी ग्रेट ब्रदर था, वरना तो उसका जियो क्लेन सोल डेमन द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता। तभी जॉन कहता है, ऐसा दोबारा मत कहना बिग ब्रदर, वरना मुझे अफसोस होगा। इस टाइम पे जॉन काफी उदास होता है, क्योंकि किंग हावरान उसके दिल में काफी इंपॉर्टेंस रखता था, यहाँ तक कि उसने ब्लड डेमन क्लेन को ब्लड क्विफिल की रैंक 1 और पैटर्न 1 और पैटर्न 2 दोनों ही पिल की रिफाइनमेंट को सौंपा था, जिससे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। और यही बताता था कि किंग हावरान जॉन के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तभी वो कहते ठीक है चलो चलते हैं और अब बात करते हैं। और इसी के साथ